सुबह की न्यूज़ है और ये दोनों में यही दिखा रखा है कि जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी इसकी मीटिंग हो रही है और जो जम्मू कश्मीर में इंसिडेंस हुआ है इसके ऊपर मीटिंग है। आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये इशू क्या है और इसको लेकर सरकार ने अभी तक कौन से एजेंसियां के लिए काम करती है, कौन से नियम कायदे बनाए हैं, और इसके अलावा जो कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, कैबिनेट कमेटी है क्या, ये जो है एरिया, ये आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको वन बाय वन डिटेल में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि पहलगाम टेरर अटैक है, इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है। तो कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग है ना, इसमें क्या रहते हैं, इसमें देखिए ये ठीक है, ये इंडेक्स है। हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसकी चेयरमैनशिप करते हैं, यानी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसमें गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और इसके अलावा वित्त मंत्री और इसके अलावा विदेश मंत्री होते हैं। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है ये क्या करेगी, ये एपेक्स बॉडी है, यानी जितने भी जो सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं सारे के सारे ये देखती है। और ये कौन से मामले देखती है, ये हाई लेवल सुरक्षा के, यानी कि इसमें है ना, इट मेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑन डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर एंड जनरली ऑल मैटर इंडिया सिक्योरिटी, यानी कि जो भी भारत के अंदर और भारत के बाहर जो बड़े मामले होते हैं सारे के सारे यही देखती है। और इसमें लगभग क्योंकि सभी जो मेन मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अपेक्स बॉडी मानी जाती है। बाकी जितने भी जो संगठन है, जो भी आप देखते हैं जैसे IBC, CBI, NIA वगैरह, वो इससे नीचे माने जाते हैं। ये क्या है, ये क्या करती है, ये भारत के अलग अलग देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, सुरक्षा को लेकर किस तरह का है, कहीं इशू हो गया तो उसको कैसे निपटा जाए, राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे उनको कैसे, सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये सब देखती है। अगर हम वहीं पर टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो टेररिज्म इंडेक्स है ना, इसमें क्या है, इसमें देखिए इंडिया की रैंक है, ये है सभी देश की है। इसमें टेररिज्म इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक दिखा रखी है 14 है इसकी रैंक। ये इराक से और कोलंबिया के दोनों के बीच में है। तो यानी कि इंडिया को उन कंट्री में माना जाता है जिसमें आतंकवादी घटनाएं होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, उन कंट्री में, उन देशों में माना जाता है। ये है, ये PIB का न्यूज़ है, PIB की है ये न्यूज़। इसमें दिखाया है कि जम्मू कश्मीर में क्या है, ये दिखा रखे है कि जो कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी कितनी हुई है, हर साल कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो 2014 में दिखाया 222 है, 208 है, 322 है, 342 है और 614 है, ये घटनाएं हुई हैं। ये दिखाया है कि इस साल क्या था, 2018 में 38 लोग मर गए थे, 91 सिक्योरिटी पर्सनल ये बलिदान हो गए थे। इसके अलावा जो 257 आतंकवादी ये मारे गए थे। अगले साल का अगर हम देखें, ये देखिए ये राज्यसभा का क्वेश्चन, यानी राज्यसभा के क्वेश्चन में पूछा गया कि 2018 के बाद जो घटनाएं हुई हैं, ये तब पूछा गया था कि जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, 370 धारा उसके कुछ जो 2 प्रावधान है वो हटा दिए गए थे, उसके बाद पूछा है। ये है ना अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 371, यानी 371 क्वेश्चन नंबर है 371। अनस्टार्ड वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर राज्यसभा या लोकसभा लिखित में देती है उनको। तो ये मंत्री जी ने ये पूछा है, ये श्री M षणमुगम जी हैं, जो माननीय मेंबर है, सदस्य हैं, उन्होंने पूछा था। तो इन्होंने ये पूछा था, इन्होंने क्वेश्चन अराइज किए थे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन अराइज किए थे, इन्होंने उनका आंसर दिया था। आंसर में बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं 2018 में, यहाँ पर दिया है 417 इंसिडेंट्स हुए। ठीक है, PIB और इसमें देखो हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ इंसिडेंट्स वो यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए जाते, अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग डाटा रहता है, उसके अनुसार ये एक कंक्रीट डाटा माना जाता है। अगर कभी भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट्स आए तो हमेशा मानना जो ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा होता है वो होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि मंत्री इसके लिए जवाबदेह होते हैं। 417 इंसिडेंट्स हुए थे, 255 उसके बाद हुए थे, फिर 244, फिर 229, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो इंसिडेंट्स है घटते जा रहे हैं। पर अगर हम देखें तो 229 इंसिडेंट्स भी कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स है। यानी कि वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो हमेशा
ऐसा हॉटस्पॉट रहा है जहाँ पर ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियाँ होती है और आतंकवादी एक्टिविटी होती है। और इसी में जो अभी जो इंसिडेंट्स हुआ है ये बहुत ज़्यादा, इसको लेकर हर किसी का कमेंट ये आया कि ये कायराना है। कायराना इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर देखिए आमने सामने की बैटल होती है, यानी कि आप अगर आप में ताकत है आतंकवादियों में या जिसमें भी, तो सामने वाले को आप हथियार पकड़ाइए और उसको भी ट्रेनिंग दीजिए और आप तब आमने सामने की लड़ाई लड़िए। तब पता लगेगा कि जो लोग हैं जिनके पास कुछ हथियार नहीं, उनके ऊपर अटैक करना बहादुरी दिखाते हैं, जो कि उनको भी हथियार दो तब लड़ गए, देखो तब पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको हर कोई इसकी निंदा कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा बुरी घटना है। इससे क्या है, इससे ये सोच रहा है, इससे जो आतंकवादी है वो ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खूब सारे, इस साल आप जितने डाटा देखेंगे ना और पिछले साल के भी, जम्मू कश्मीर में खूब सारे जो टूरिस्ट है वे बढ़ रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आना कम कर दे और इससे क्या रहेगा, इससे भय का माहौल होगा और यहाँ पर काम कम होंगे, ये है। पर देखिए आतंकवादी किसी का भी नहीं होता है, आतंकवादी का क्या है, इससे अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनका भी अच्छा खासा नुकसान होता है। और यहाँ धर्म पूछकर स्पेसिफिक ये पूछा गया कि आपका नाम क्या है, उसके बाद टारगेट किया गया। यानी वो चाह रहे हैं कि देश का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, देश का जो ढांचा है वो उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। यानी कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, बाकी भाईचारा रहता है, उसको जानबूझकर टारगेट करने के लिए ये किया गया है। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी संगठन है सब ने क्या किया है, इंडिया ने ये दिखाया है कि हम एकजुट हैं। और जम्मू कश्मीर के सभी संगठनों ने, चाहे वो कोई भी किसी भी विचारधारा का है, सब ने, सारे नेताओं ने उनका विरोध किया है, इस आतंकवादी घटना की निंदा की है। और सभी संगठनों ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर में बंद बुलाया है और जिसका सब ने समर्थन किया है। ये दिखाया है, ये कैबिनेट कमेटी का है। इसके आगे हम देखते हैं, अगर टेररिस्ट होता क्या है। देखिए टेररिस्ट क्या होता है, अगर उसकी एक परिभाषा देखी जाए तो टेररिज्म की परिभाषा ये क्या होता है, अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा का गैर कानूनी गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। और ये किस लिए, इसका क्या होता है, ये इसमें टारगेट किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, जिसका मकसद क्या होता है, टेररिज्म का मकसद होता है डर फैलाना, डर या तो किसी राजनीतिक आधार पर या फिर किसी धर्म के नाम पर, जैसे कि इस इंसिडेंट में धर्म के नाम पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। जबकि क्या होता है, ऐसे कई बार हो चुका है, पहले भी कोशिश कर चुके हैं, ये कोशिश से कभी भी सफल नहीं होती है। क्योंकि इंडिया का जो है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो होता है ना, अलग अलग समुदाय इतनी सदियों से साथ में रहते आए हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इनको नहीं इश्यू होता। हाँ, कभी कभी हल्का फुल्का, इस वजह से कभी कभी हमने इतिहास में देखा हल्का फुल्का द्वेष हुआ, पर इससे ना कोई उनको फायदा नहीं होता है। पर फिर भी बार बार वो कोशिश करते रहते हैं। सरकार इसके लिए कई सारी एजेंसियां बनाई हैं, वो हम आगे देखेंगे। या फिर आइडियोलॉजिकल गोल, यानी कि कोई जिसका कोई विचारधारा है, जैसे कि आप देखेंगे ना, सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास के समय थी ये घटनाएं। हम देखेंगे इंडिया में है ना, इंडिया में इसको लेकर कई सारे कानून बनाए गए हैं, जिसका पहला है कि यूएपीए बोलते हैं इसको, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उनको रोकथाम के लिए जो कानून बनाए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कानून है। इसी का एक नया रूप हम देखते थे, टाडा पोटा, ये है ना, ये इसी से निकल के बने थे। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ होती है, वो इन्वॉल्व होती हैं और ये क्या करती हैं, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको रोकने का काम करती है। इसके अलावा एनआईए बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका काम 2008 में बनाया था, जब मुंबई में ताज पर हमला हुआ। इसका काम यही है कि जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनकी रोकथाम करने के लिए ये एक क्या है, ये जाँच पड़ताल करती है और उन घटनाओं की जड़ तक जाती है। अभी जो सौंपा गया जो केस जम्मू कश्मीर का केस है, ये एनआईए को ही सौंप दिया गया है कि आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए और इसको काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। ये हम देखेंगे ना, जो पहला कानून बना था यूएपीए, इसके अंदर काफ़ी संगठनों को बैन कर रखा है। ये देखिए, जैसे कि बब्बर खालसा है, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये काफ़ी है, लश्कर तैयबा है, ये सारे के सारे संगठन, इनको बैन कर दिया गया है। ये तकरीबन 42 हैं, यानी 42 के आसपास संगठन है जिनको बैन किया गया है। इनमें देखना स्लैश लगा कर कई सारे संगठन इसके बीच में डाले हुए हैं। ये सारे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट है, ये सारे बैन कर रखे हैं।
तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि देश में इससे रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसियाँ और कौन कौन से संगठन काम करते हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो सेक्रेटरीट है, उसका सचिवालय वो काम करता है, यानी कि अलग अलग मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करके ये क्या करता है, ये ऐसी जो एक्टिविटी है जो टेररिस्ट से रिलेटेड यानी आतंकवादी से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इसमें है ना ओवरसी कोऑर्डिनेट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट, यानी कि अलग अलग एजेंसियों अलग अलग बॉडियों से ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय अमित शाह जी की आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। वैसे भी केंद्र शासित प्रदेश है तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सेंटर के अंडर में सीधे के सीधे आता है तो उनका इन्वॉल्वमेंट सीधे बनता है। इसके अलावा जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तो आप गृह मंत्री कभी भी कोई भी पार्टी हो गया गृह मंत्री को देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनका रोल होता है, उनका सबसे मेन लीडिंग रोल होता है। जैसे ये एजेंसी है सीएम इनका रहता है, इनके अंदर कई सारी एजेंसियां काम करती है, जैसे आईबी है और बाकी जो एजेंसियां वो काम करती है, सीआरपीएफ वगैरह ये काम करती है। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं और उनसे क्या करते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं कि ये घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, इनको कैसे रोका जाए, उन पर काम करते हैं। अगला है एनआईए का हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड है इंडिया में जो किस तरह के आतंकवादी, देखिए अलग अलग देश में आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है। आप देखेंगे न्यूजीलैंड में भी हुआ था घटना, इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोप में भी काफ़ी घटनाएं होती हैं, अमेरिका में आप देखेंगे कि यहाँ पर 9/11 का काफ़ी ज़्यादा ऐसा इंसिडेंस रहा। तो यानी संसार के अलग अलग देशों में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, पर हम देखेंगे इंडिया में किस तरह के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया में जो हो रही हैं आतंकवादी घटनाएं वो होती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि जो सीमा पार से आतंकवाद है, कहीं ना कहीं जो ऐसे एलिमेंट है जो सीमा पार के एलिमेंट है, यानी कि जिसको जो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इंडिया को उनको पसंद नहीं है कि इंडिया ग्रोथ करे, तो वो क्या करते हैं, वो इस सीमा पार से इंडिया में आतंकवादी भेजते हैं या वहाँ पर रिक्रूट करते हैं, उनको भेजते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ से यहाँ पर आकर वो क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस जैसे कि नक्सलाइट वगैरह है ना, इस तरह का हम देखते हैं। फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड मिलिटेंसी, ये नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती है ऐसी घटनाएं जो आतंकवादियों से रिलेटेड हैं, यानी कि जो देश से सेपरेट होना चाहते हैं। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, रेडिकलाइजेशन यानी कि यहाँ पर क्या होता है, लोगों की विचारधाराओं को लेकर ऐसे रेडिकल किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जैसे कि हिंदू या फिर मुस्लिम या सिख या ईसाई या कुछ, तो यानी कि वहाँ उनको रेडिकल माइंडसेट बनाया जाता है। नहीं आपका ही धर्म सब कुछ है, बाकी तो सब कुछ बेकार है और इसके लिए बाकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। ये है, आप ऑनलाइन प्रोपेगेंडा देखेंगे, इसका एक हल्का स्वरूप आपको इसमें भी दिखाई देगा जो अभी हुआ है ना, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो इसका ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ये देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र का केस, महाराष्ट्र में भी आपने कुछ समय पहले आप देखेंगे ना, वहाँ पर भी ऐसा ही केस हुआ था, जिसमें कि महाराष्ट्र में था ना, अभी काफ़ी ज़्यादा हुआ था कास्ट को लेकर, तो वहाँ भी इस तरह का इंसिडेंस था। और इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ था, वहाँ भी आप देखेंगे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के थ्रू इन सब फैलाए गए, यानी बाहर बैठे पर देश को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। अगला है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में ये होता है कि जैसे कि सर्वर डाउन कर दिए गए, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कि बोलते हैं अवसंरचना से रिलेटेड जो ढांचा है, उस पर अटैक किया जाता है। जैसे कि इंडिया में जो फ्लाइट है उस सिस्टम पर अटैक कर दिया जाए, फ्लाइट डिस्टर्ब हो जाए। ये क्या रहता है ना, ये कई बार आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े अटैक होते हैं, तो ये क्या होता है, साइबर टेररिज्म होता है। ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की खबरें आती हैं कि अलग अलग देशों पर अटैक किए जा रहे हैं और इंडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अटैक किए जाते हैं, पर इंडिया में इनको काफ़ी हद तक टैकल कर लिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती साइबर अटैक के बारे में। सबसे ज़्यादा इसमें ना एक चर्चित इंसिडेंस है जिसमें कि क्या किया था, अमेरिका का है कि अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर अटैक किया था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो सेम हर साल काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक किए जाते हैं और उनका काउंटर टेररिज्म जो मशीनरी है जिसको बोला जाता है सर्ट इन करके है, वो काम करती है, वो देखती है कि ऑनलाइन इस तरह के साइबर अटैक को कैसे रोका जाए, उनको लेकर वो काम करती है। उसके लिए फिर कभी बात करेंगे हम।
ये था। और देखो यहाँ पर जो इंसिडेंट्स है, यानी कि सरकार ने अच्छी खासी एजेंसियाँ बना रखी है जो इनको लेकर काम करती है और वो अपना अलग अलग काम कर रही है। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या रहता है अभी थोड़ा सा, और जब सरकार की भी देखेंगे ना, थोड़ा सा ये रहता है कि सरकार की जो पॉलिसी है फिलहाल जीरो टॉलरेंस की, आतंकवाद को लेकर हमेशा याद रखना जीरो टॉलरेंस की। और इससे क्या रहेगा ना, इससे सरकार क्या करती है, ऐसी घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 3 होने चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो गवर्नमेंट का इशू है, और इसको लेकर क्या करना चाहिए, अगर जहाँ पर भी इस तरह का कहीं लूप होल दिखता है वहाँ पर ना क्या होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। सख्त एक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पर ना सबसे मैटर करता है कि रूट कोज में जाइए, रूट कोज क्या है, कहाँ से जो यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, ऊपर जैसे आतंकवादियों ने अटैक किया उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते, पर वहाँ रूट कोज में जाइए, रूट कोज में कहाँ से आए क्या आए हैं, कि उसके आसपास के एरिया में जाइए, वहाँ पर उसको ख़त्म करने के बाद रहेगा ना तब ज़्यादा अच्छे से ये घटनाओं से टैकल किया जा सकता है। अगर ऊपर से रहेगा ना, ऊपर से, तो वहाँ क्या रहेगा ना, फिर नए आ जाएंगे। सरकार इसको लेकर कई सारे प्रोग्राम भी चला रही है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन भी किया जाता है, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद छोड़ के मुख्य धारा में आ गए, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। सरकार की ये एजेंसियाँ स्लीपर सेल वगैरह होती है, उनको भी टारगेट करती है, उन सारी चीज़ों को। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इंडिया में क्या रहता है, आतंकवादी घटनाओं के इंसिडेंट्स लंबे समय से हम देखते हैं इंडिया में होते रहते हैं, और ये इंसिडेंट्स जब होते रहते हैं तो जो इन एजेंसियों को है ना, इनको और थोड़ा सा हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। जो लोकल फीडबैक है, जो ऐसे एरिया है जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, लोकल जो फीडबैक है उस पर और ज़्यादा थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो बार बार न हो और उनको रोका जा सके। और जहाँ भी कमियाँ हैं ना उनको दूर करके और आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए।